नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है लिटरेचर पे चर्चा इस चैनल में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म। सो न्यू क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इस पूरे वीडियो में आई विल बी गिविंग यू द आइडिया अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म एंड द राइटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंटली रिलेटेड टू द थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म जो शब्द है वो हमें कहाँ मिला। तो वो जो शब्द है वो हमें मिला न्यू क्रिटिसिज्म। द टर्म वाज टेकन फ्रॉम जॉन क्रो रेंसम्स 1941 ऐसे ऑफ द सेम टाइटल। मतलब कि आपको ये पता चल गया कि भाई जो न्यू क्रिटिसिज्म है, ये जो शब्द है ये यूज किया गया था रेंसम के द्वारा तब 1941 में, और उन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था जिसका सेम नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। आगे देखते हैं कि भाई न्यू क्रिटिसिज्म कहना क्या चाहता है, न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी में है क्या चीज। तो वो आपको इस तरह समझनी है कि न्यू क्रिटिसिज्म प्रपोज्ड द ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट। उसके अकॉर्डिंग, न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट है, किसी भी पोएम का जो टेक्स्ट है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा दैट न्यू क्रिटिसिज्म इज मेनली रिलेटेड टू टेक्स्ट of a poem, not a prose, not a fiction, and not a short story and any other form. It is only related to poem. ठीक है, अगली हम बात करते हैं। तो न्यू क्रिटिसिज्म ये कहता है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रिटेट करते हो तो देयर इज नो नीड ऑफ नोइंग अबाउट द ऑथर, हिज एज, हिज thought process, his writing style. You don't have to worry about all these aspects. What you have to worry about is the only and solely the text. मतलब टेक्स्ट ही सर्वे सर्वा है। अगर आप टेक्स्ट पढ़ लेते हो, टेक्स्ट के वर्ड से मीनिंग निकाल लेते हो, इसका मतलब कि आप जो टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसीलिए टेक्स्ट से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की कंसेप्ट, या की कंसेप्ट्स की या बात करें, या जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भाई ये जो मूवमेंट है ये 1920s एंड 1930s में स्टार्ट हुआ। इसके अगर 1920s एंड 30s के मैं राइटर्स की बात करूं आपसे, तो उसके अंदर होंगे हमारे सबसे पहले तो टी.एस. एलियट, थॉमस स्टेसन एलियट। वो एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसके बारे में बात की। एंड उसके अलावा जो दूसरे राइटर हैं वो है एजरा पोंड। इन दोनों ने इसी टाइम पे बात की। उसके अलावा देयर मोटो वाज टू लुक एट द टेक्स्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज और जो ये बात याद रखनी है जिससे आप पूरा का पूरा न्यू क्रिटिसिज्म समझ सकते हो एक ही लाइन के अंदर, तो वो लाइन ये कहती है कि भाई लुक एट द टेक्स्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस। उसके अलावा कुछ ना देखो, ना समझो, ना कुछ और जानो, क्योंकि उसके अलावा जानने की जरूरत नहीं है। आगे ये चीज और आपको क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर हो जाएगी, देखिए, ए टेक्स्ट इज ए ऑटोनोमस एंटिटी विदाउट एनी रेफरेंस टू अदर थिंग्स रिलेटेड टू द ऑथर एंड political, social and environmental factors. Let's understand this with an example. Now let's have a very common poem which we have read. जैसे कि मान लीजिए हमने सबने ओड टू ऑटम पढ़ी होगी, सभी ने, आई गेस सभी ने जॉन कीट्स की जो पोएम है ओड टू ऑटम वो सबने पढ़ी होगी। एंड वी नो दैट इट्स अ वेरी गुड पोएम, इट इज अ वेरी स्वीट पोएम, इट इज अ वेरी सेंसुअस पोएम। बट व्हेन यू विल रीड इट from the prospectus of and from the perception of new critics, what you have to do कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि भाई जॉन कीट्स कौन थे, सेंसुअस पोएट्री क्या होती है, उस बंदे ने क्या चीजें, किस हिसाब से उस बंदे की राइटिंग स्टाइल थी, क्या वो नेचर को बड़ा अच्छे तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश करता था, क्या वो स्पेंसर की स्टाइल में लिखता था या वर्ड्सवर्थ की स्टाइल में लिखता था, वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करता था या किसको प्रेज करता था, वो सब बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। उसके अलावा उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स उसकी पोएम में है, हमारे लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती। उसके अलावा उनकी जो रीडिंग्स हैं, क्योंकि वो बहुत तगड़े रीडर थे, ग्रीक माइथोलॉजी और जितनी भी चीज़ें रिलेटेड थी ग्रीक लिटरेचर से, सब कुछ वो पढ़ते थे, तो क्या पता वो भी चीज़ें उनकी पोएम में रिफ्लेक्ट करती हों। तो कुल मिला के न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि मुझे ऑथर से या उस समय से, जैसे रोमांटिक पीरियड के राइटर हैं तो भाई जॉन कीट्स रोमांटिक पीरियड के हों चाहे नहीं हो, उससे उनको कोई मतलब ही नहीं। रोमांटिसिज्म में क्या ट्रेट्स हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। व्हाट दे हैव
इन फोकस इज टेक्स्ट, कि भाई टेक्स्ट में जो लिखा, जो एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि उसकी फर्स्ट लाइन में एक चीज है कि भाई रिपनेस, रिपनेस का जिक्र है, मान लो रिपनेस का एक वर्ड आया तो रिपनेस का मतलब देखना है और उसको इंटरप्रिटेट करके उसका मीनिंग निकालना है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी एक वर्ड है, उसके अंदर कंस्पायर एक वर्ड है, कॉन्स्पायर का क्या मतलब होता है, उसको मतलब देखना है और उसको वहां पे अपने को इंटरप्रिटेट करना है। तो जो न्यू क्रिटिक्स है उनके लिए टेक्स्ट ही सब कुछ मायने रखता है, टेक्स्ट के अलावा वो किसी चीज को भी नहीं देखते हैं। अब हम देखेंगे आगे क्या बात है। देखते हैं अपन अब की नेम्स मतलब ऐसे राइटर्स जिनके आपको नाम याद रखने हैं, एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये कहीं भी आप नाम सुने तो ऑटोमेटिकली आपको ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है कि ये न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड राइटर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ए रिचर्ड्स, ग्लेन ब्रूक्स, टी एस एलियट, एफ आर लुइस, जॉन क्रो रैंसम, जिसके मैंने आपसे पहले भी फर्स्ट स्लाइड में बात की थी। नेक्स्ट एलन चेचे, रॉबर्ट फैम, रेने वेलिक, डब्ल्यू के विम्समैट, आरपी ब्लैकमोर एंड विलियम एम्पसन। अब देखिए जिनके नाम आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, वो नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो आई रिचर्ड्स का नाम आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्लेंथ ब्रूक्स का नाम आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, टी एस इलियट का भी नाम आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। एंड कहीं ना कहीं और भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं राइटर की बात करूँ इसके अंदर तो रैंसम है, ब्लैकमोर है एंड विलियम एम्पसन है। ये जो सारे राइटर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये सारे के सारे नाम आपको कहीं ना कहीं याद रखने। एंड आने वाली क्लासेस में जो भी इन्होंने पर्टिकुलर एक वर्क किया या जो भी थ्योरी दी, आई विल ट्राई टू कम विद इन वीडियो ऑन दैट। चलिए जी आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इस स्लाइड में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे टू राइटर्स के बारे में, जिसमें से एक है टी एस एलियट एंड दूसरे हैं हमारे आई ए रिचर्ड्स। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इन्होंने क्या डिफरेंट बोला या इन्होंने क्या कहने की कोशिश की। सबसे पहले अपन देखते हैं टी एस एलियट, द राइटर ऑफ वेस्टलैंड, विच इज अ वेरी ग्रेट वर्क। एंड टी एस एलियट ने क्या कहा, टी एस एलियट ने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि भाई साहब टेक्स्ट जो है वो अपने आप में सर्वे सर्वा है, टेक्स्ट को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। एंड इसको प्रूफ करने के लिए, इस चीज को कि भाई जो टेक्स्ट है वो सब कुछ है, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे आई ए रिचर्ड्स जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, जिसके ऊपर कई बार सवाल आ जाता है। एंड बीइंग एन लिटरेचर स्टूडेंट यू हैव टू नो अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या किया, he have given many anonymous texts to a few students and didn't give them any information about the poet's biography and other things and set them to interpret the meaning of the text and the results were very surprising। जैसे कि आप अपने ऊपर लेके देखो, जैसे मान के चलो कि मैं आपकी क्लास में आया हूँ और मैंने एक दिन क्या किया, आप सभी को एक टेक्स्ट बांट दिया और उस पे ना तो पोएट का नाम लिखा हुआ है ना तो पोएम का नाम लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप जब किसी भी कंपटीशन के पेपर को देते हो तो आपको क्या होता है, कई बार जैसे आप अगर आरपीएससी का पेपर देते हो या पीजीटी का पेपर देते हो या फिर ट्रिपल टी एसएसपी का पेपर देते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी क्वेश्चन आती है जिसके अंदर आपको एक पोएम दी जाती है जो आपसे पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और उसको आपको करना होता है। तो क्या होता है, वो आई रिचर्ड्स ने जब पोएम दी तो बच्चों को दी और बच्चों को बिना किसी राइटर के नाम, बिना कोई टाइमिंग, कोई सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर भी उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्स्ट का मीनिंग जो है इंटरप्रिटेट किया। तो उससे आई ए रिचर्ड्स ने एक बात बोली कि यस, इफ यू डोंट नो अबाउट द राइटर्स नेम, इफ यू डोंट नो अबाउट द एरा इन विच द पोएम वाज रिटन और एनीथिंग एल्स देन टेक्स्ट, you will be able to interpret the meaning of the text। ये बात उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करने की कोशिश की और जो कि आपको ये बात याद रखने की जरूरत भी है क्योंकि इससे सवाल कई बार आ सकता है। आगे हम देखेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हैं। अब आपको इस स्लाइड पे देखने को मिलेगा कि आइडियाज रिलेटेड टू न्यू क्रिटिसिज्म। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। पहली चीज उन्होंने बोली क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। क्लोज रीडिंग का मतलब यू हैव टू स्टडी अबाउट द टेक्स्ट इन अ वेरी वेरी ल्यूसिड एंड अ वेरी डिटेल्ड वे। जैसे कि आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, जब हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं जो हमारे लिए पहली बार हमारे सामने आई है, जब आप
लिटरेचर में बीए में पहली बार गए होंगे तो टू मैरिज ऑफ माइंड्स, ये पोएम आपने विलियम शेक्सपियर की कभी ना कभी पढ़ी होगी। अब इसमें क्या है, जो बच्चा पहली बार फर्स्ट ईयर में जा रहा है उसने वो पोएम देखी, अगर उसको वो अंडरस्टैंड करनी है, इसीलिए तो हमारी क्लास में डिक्टेशन होता है। विलियम शेक्सपियर के बारे में जानो, उनकी सोनेट के बारे में जानो, उनकी टेक्निक क्या है उसके बारे में जानो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बच्चा जब टेक्स्ट के पार्ट आता है, अगर उससे उसे मीनिंग डिनोट करना है, तो what you have to do that you have to give it a very close reading, and न्यू क्रिटिसिज्म वाले यही कहते हैं कि दादा इसको आपको एक क्लोज रीडिंग देनी पड़ेगी तभी जाके यह आपके पल्ले पड़ेगा। अगर आप इसको क्लोज रीडिंग नहीं दोगे, अगर आप इसके हर एक वर्ड को इंटरप्रिटेट या उसका मीनिंग जानने की कोशिश नहीं करोगे तो आप कभी भी मीनिंग को इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हो। ये बात आपको याद रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या, दे रिजेक्ट अफेक्टिव फैलेसी। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है, देखिए फॉर्मलिस्ट या इससे पहले के जो क्रिटिक्स होते थे वो ये कहते थे कि जब आप किसी भी पोएम को इंटरप्रिटेट करते हैं, सो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो आपके एक्सपीरियंस उस पोएम को पढ़ के आपके अंदर उजागर हो रहे हैं। जैसे मान के चलो कि आपने एक पोएम है द सन राइजिंग पोएम पढ़ी, ठीक है। अब द सन राइजिंग पोएम के अंदर क्या है कि एक प्रेमी प्रेमिका कमरे के अंदर बैठे हैं एंड दे आर इन अ वेरी इंटीमेट actions, they are involved in a very intimate actions। अगर आप क्या करोगे, अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस को, उस वे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप उन एक्सपीरियंसेस को वहां पे इन्वॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आप उस पोएम का जो क्रक्स है या जो मीनिंग वहां पे निकल के आ रहा है, आप उसके अंदर थोड़ा सा अपना डाल दो, है ना, अपने वे में उस चीज को समझ लो। तो वो ये कहते हैं कि भाई जब आप टेक्स्ट का मीनिंग निकालो तो अपनी जो भावनाएं हैं उनको अपने घर के अंदर बंद रखो, अपनी भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंसेस को व्हाइल यू आर इंटरप्रिटेटिंग ए टेक्स्ट यूज नहीं करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या कहते हैं, न्यू क्रिटिक्स सर्च फॉर द मीनिंग विद इन द टेक्स्ट। बाय मीनिंग को जो देखते हैं वो टेक्स्ट के अंदर ही देखते हैं। एंड लुक फॉर द फॉर्मल एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मल एलिमेंट का मतलब जो उसको फॉर्म कर रहा है, जो उस पोएम के अंदर फॉर्मिंग सिचुएशन में क्या क्या चीज हो सकती है। पहली चीज राइम स्कीम हो सकती है, दूसरी चीज मीटर हो सकता है, लिटरेरी डिवाइसेस हो सकती हैं। ये सब चीजें क्या है, वो उसका एक इंटरनल पार्ट है, वो टेक्स्ट को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारे पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है अगर आप अपने टेक्स्ट का मीनिंग इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज वो क्या कहते हैं, क्रिटिक्स जॉब इज टू असर्टन द पोएम डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। और वो कहते हैं कि भाई साहब जितने भी आलोचक हैं किसी भी कविता के, उनको क्या करना चाहिए कि उनको भी बिना किसी राइटर के बारे में जाने, बिना किसी राइटर के थ्योरीज, राइटर की राइटिंग स्टाइल, राइटर की बायोग्राफी, राइटिंग के एज, उसके बारे में बिना जाने आपको टेक्स्ट के फॉर्मल एलिमेंट्स और टेक्स्ट में जो बातें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी बातें जानने की कोशिश करनी है। एंड यू हैव टू इंटरप्रिटेट द मीनिंग बाय नोइंग द टेक्स्ट एंड बाय रीडिंग द टेक्स्ट, नॉट ओनली द टेक्स्ट बट what you have to keep in mind the formal aspect of the text also। बट उसके अलावा कुछ भी आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे ट्रीट एम्बिग्विटी, पैराडॉक्स, आयरनी एंड टेंशन एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। पहली चीज, पहला वर्ड आपको दिखेगा एम्बिग्विटी। अब ये ध्यान रखना, जो ये एम्पसन है, एम्पसन ने एम्बिग्यूटी पे पूरा एक थ्योरी दी है, वो आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी, ठीक है। एम्बिग्यूटी होता क्या है, कोनोटेटिव मीनिंग, डिनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। एक मीनिंग, जैसे मान लीजिए, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे पहले एक वर्ड हुआ करता था नाइस, अपन जो आजकल बोलते हैं यो ब्रो नाइस, आपने तो बहुत ही शानदार शर्ट पहनी है, नाइस, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो नाइस जो वर्ड होता था उसका मीनिंग होता था, मतलब कुछ और होता था, जैसे कि मीनिंग था फुल मीनिंग था नाइस का, पुराने जमाने में 15th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में ये मीनिंग था। तो अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे उसका कोनोटेटिव, डिनोटेटिव मीनिंग धीरे धीरे चेंज होता गया और आज हम जो उसका मीनिंग जानते हैं कि नाइस का मतलब सुंदर, है ना। तो वो एम्बिग्यूटी कहता है कि जो मीनिंग फॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसी भी एक वर्ड का, वो टाइम टू टाइम होता है और वो कोनोटेटिव भी होता है, डिनोटेटिव भी होता है। मतलब कि पहली चीज, एक तो उस वर्ड का
लिटरेरी मीनिंग होगा या फिर डिक्शनरी मीनिंग होगा, और एक उसका जो जनरल लाइफ में जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है। तो वो कहते हैं कि भाई किसी भी पोएम के टेक्स्ट को जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको जी है कि दोनों मीनिंगों को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मीनिंग पढ़ें। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स देखिए एक लिटरेरी फिगर है या फिगर ऑफ स्पीच आप मान के चलते हैं। फिगर पैराडॉक्स क्या कहता है? पैराडॉक्स कहता है, पैराडॉक्स इज अ वेरी जक्स्टा अपोजिंग टर्म। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले किसी को बोला, अरे भाई साहब खाना तो बहुत ही अच्छा बना है, पहली लाइन मैंने ये बोली, और उसके अगली लाइन बोली पर यार नमक थोड़ा कम है ना। तो पहले मैंने क्या बोला कि दादा बहुत ही सही खाना बना है, और अगली लाइन मैंने क्या बोली कि थोड़ा नमक थोड़ा कम है। ऐसी आपको बहुत सारी पोएम्स में ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें ऊपर दे आर इन अ वेरी पॉजिटिव वे और वेरी अफर्मेटिव बात कर रहे हैं, और सेम नेक्स्ट लाइन में ही क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में ही उसी लाइन को काटने की कोशिश की जा रही है। दैट इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड एज पैराडॉक्स। देखिए कुछ टर्म्स आपको साथ में याद रखनी पड़ेंगी, उसमें से कुछ नोट करके लिख लीजिएगा। पैराडॉक्स, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, ये जो तीन जो चीजें और सिनकडकी, ये चार जो ऐसे फिगर ऑफ स्पीचेज हैं जो कि आपको साथ में ही पढ़नी पड़ेगी और साथ में ही याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साथ में ही चलती हैं और ये आपस में ऐसी हैं कि ये आदमी को जीवन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं। आगे देखते हैं अगली चीज है आयरनी। देखिए आयरनी मतलब अपन जब किसी पे सटायर करते हैं, सटायर का मतलब होता है, सटायर में क्या होता है, सटायर का जो पर्पस होता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना इस चीज को कि सटायर का जो पर्पस होता है किसी भी व्यक्ति को मॉक करना होता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाना होता है। सटायर में जनरली यही होता है कि आप बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही अलग वे में आप किसी बात की जो एसेंस है, जो गलत हो रहा है उस चीज के साथ, आप उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। बट आयरनी में क्या होता है, यस यू ट्राई टू मॉक इट बट विद इन सॉल्यूशन, या फिर आप उसमें उस व्यक्ति को सॉल्यूशन की ओर भी लेके जाना चाहते हो कि भाई तू मॉक हो रहा है, पर आयरनी में ये कहा जाता है कि आपकी आयरनी है, समाज की आयरनी है कि इस कोरोना काल के अंदर भी व्हाट वी आर डूइंग द कालाबाजारी ऑफ इंजेक्शंस एंड ऑक्सीजन एंड डिफरेंट थिंग्स, ये हमारी समाज की आयरनी है, ठीक है। बट आयरनी जब एक पोएट लिखता है तो व्हाट ही इज गोइंग टू डू दैट ही इज गोइंग टू टेक यू थ्रू अ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एक बहुत प्यारी पोएम है विलियम ब्लैक की लंदन। लंदन में पूरी आयरनी है, बट व्हेन यू विल रीच टू द एंड ऑफ दैट पोएम देन यू विल फाइंड कि भाई उस बंदे ने कुछ सॉल्यूशन की भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन उसने वहां पे प्रॉब्लम की भी बात की है। तो आयरनी हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाने के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, ना कि सटायर की तरह सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए। ये आपको चीज याद रखनी है। अगला जो टर्म है वो है टेंशन। टेंशन क्या है? देखिए टेंशन इज अ वेरी different kind of word here. Tension means the inner struggle which is in the poem, और वो inner struggle को हम लोग words के through जब derive करते हैं then it is going to be called as the part of neo criticism theory, कि मतलब जो टेंशन है, जो भी बात है, जो भी मेन एस्पेक्ट है उस पोएम का, वो भी आपको आपके टेक्स्ट से जो है निर्धारित करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ड्रॉबैक्स क्या है इस थ्योरी के। पहला ड्रॉबैक तो भाई साहब ये कह चुके हैं कि टेक्स्ट से बड़ा कुछ भी नहीं। जब टेक्स्ट से बड़ा कुछ भी नहीं तो हम राइटर के बारे में अगला बंदा पढ़ना ही बंद कर देगा, एजेस के बारे में पढ़ना ही बंद कर देगा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना ही बंद कर देगा। तो फिर उससे तो कोई मतलब रहेगा नहीं ना, क्योंकि फिर आप कैसे जानोगे कि भाई ये बंदा अगर ऐसा लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है। अगर आज मेरा कोई स्टूडेंट का बिहेवियर गुस्से वाला है, मैं उसके सिर्फ वर्ड पे जाऊं कि भाई ये तो गुस्सा कर रहा है, मैं उसके कारण के पीछे ना जाऊं, तो मैं उसकी कोई समस्या का समाधान ही नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये चीज है। तो भाई जो ये डिपेंडेंस, फुल डिपेंडेंस ऑन टेक्स्ट है, ये कोई अच्छी चीज नहीं होती है। आगे देखते हैं अवॉइड द एक्सक्लूसिविटी ऑफ टेक्स्ट। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अवॉइड द एक्सक्लूसिविटी ऑफ द टेक्स्ट। एक्सक्लूसिविटी के अंदर वही सारी बातें कि भाई हमें एज के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें वहां के वातावरण के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, उस एज की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो हम कहीं ना कहीं मीनिंग को थोड़ा अलग वे में भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये बहुत बड़े ड्रॉबैक्स थे किसके? न्यू क्रिटिसिज्म के। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं जो आपको याद रखनी है।
तो ये जो सारी बुक्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये आपको याद करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली, जैसे कि आपको एक बुक दिख रही होगी, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। ये एक बहुत बढ़िया ऐसे है एंड एवरी लिटरेचर स्टूडेंट मस्ट हैव रेड दैट। और ये लिखा गया किसके द्वारा है? टी.एस. इलियट के द्वारा। तो ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा उसी बुक के ऊपर एक आपको दिख रही होगी बुक का नाम, एक ऐसे का नाम है न्यू क्रिटिसिज्म, इंटेंशनल फेलिसी एंड अफेक्टिव फेलिसी। ये भी जो है, ये बार्कले एंड विल्समा, ये जो दो राइटर है इन्होंने लिखी और ये बड़ा ही फेमस वर्क है और ये आपको याद भी करना पड़ेगा। न्यू क्रिटिसिज्म अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, जॉन क्रो रैनसम का एक वर्क है, ठीक है जी। एंड उसके अलावा टी.एस. इलियट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। इसके अंदर कहीं ना कहीं जो न्यू क्रिटिसिज्म की अप्रोच है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे ये बात नहीं की गई कि भाई हेमलेट की कहानी कैसी है, हेमलेट के कैरेक्टर्स कैसे हैं, ये सब चीजें थोड़ी माइल्ड सिचुएशन में। जो वर्बली है, जो रिटन वे है, उसका जो टेक्स्ट है हेमलेट का, वो कैसा है, वो टी.एस. इलियट ने ज्यादा गौर करके बात की है, जो साबित करता है कि भाई न्यू क्रिटिक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। लास्ट जो बुक आपको याद रखनी है और जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो है द वेल रोट ऑन, किसने लिखी है? द क्लेंथ ब्रूक्स। तो ये जो है, ये सारी की सारी बातें हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, न्यू क्रिटिसिज्म के की कंसेप्ट्स क्या हैं, कुछ राइटर्स जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है उन राइटर्स के बारे में बात की। उसके अलावा इस पूरी की पूरी थ्योरी में मेन आइडियाज क्या हैं उसके बारे में बात करने की कोशिश की। एंड द लास्ट आई हैव ट्राइड टू गिव यू इंपॉर्टेंट बुक्स विच आर रिलेटेड टू न्यू क्रिटिसिज्म। अब आपसे जो आगे मैं बात करूंगा वो बातें होंगी हर एक राइटर जो कि स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, और उसकी पर्टिकुलर थ्योरी क्या है, हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। शुरुआत करेंगे 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी बाय विलियम एम्पसन से, उसके बाद सोश्योर, उसके बाद क्लेनब्रोक, उसके बाद ट्रोडो, उसके बाद व्लादिमीर प्रोप। ये सारे के सारे राइटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, आपको न्यू क्रिटिसिज्म की जो कंसेप्ट है उसको आपको ग्रैस्प करने में आसानी हुई होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।